कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काव्य लक्षण। कल हमने पढ़ा था काव्य हेतु, प्रयोजन और उसके छंद पढ़ लिए हैं। पहले पेपर की 5वीं इकाई के ये 3 टॉपिक हमने कर लिए हैं। आज हम करेंगे काव्य लक्षण। काव्य लक्षण निर्धारित करना जो है काव्य शास्त्र का सबसे बड़ा प्रयोजन है, अर्थात उद्देश्य है। इसी उद्देश्य में वो क्या निर्धारित करते हैं कि काव्य के क्या लक्षण हैं, किसके आधार पर हम काव्य में अंतर कर सकते हैं कि यह लघु काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या फिर महाकाव्य है। क्योंकि काव्य भी बहुत तरह के होते हैं तो उनके लक्षण निर्धारित किए गए हैं ताकि हम काव्य में अंतर कर सकें कि यह गद्य काव्य है या पद्य काव्य है। कहलाते दोनों ही काव्य हैं, गद्य काव्य और पद्य काव्य। पद्य काव्य में कविताएं आ जाएंगी, महाकाव्य, लघु काव्य, खंड काव्य ये आ जाते हैं। और गद्य काव्य के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? उपन्यास हो गए, नाटक हो गए, कहानी हो गई, एकांकी हो गए, निबंध हो गए। ये सब क्या है? गद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इनके कुछ न कुछ लक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम इनमें अंतर करते हैं। यही होता है काव्य लक्षण। सबसे पहले जो आचार्य भामा है, जिन्होंने अपनी पुस्तक है काव्य अलंकार, उसके अंदर क्या है, इसकी परिभाषा दी है शब्दार्थो काव्यम सहितो काव्यम, अर्थात शब्द अर्थ से युक्त काव्य रचना या वाक्य रचना काव्य कहलाती है। अर्थात जिसमें शब्द भी होंगे, अर्थ भी होंगे। शब्द अर्थ सहित सहभाव युक्त वाक्य रचना क्या है? काव्य कहलाती है। उसके बाद आचार्य मम्मट ने जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि गुणों से युक्त और दोष से रहित, अर्थात उसमें दोष नहीं होने चाहिए, गुण संपन्न होनी चाहिए, अलंकार और छंदों से युक्त वाक्य जो रचना होती है वह काव्य कहलाता है। अर्थात हमने अलंकार पढ़े हैं, ठीक है, छंद भी पढ़ लिए हैं, रस भी हम पढ़ेंगे आगे, फाइनल ईयर में आपके रस टॉपिक लगता है। और गुण पढ़े हैं। गुण कौन से होते हैं? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। तो इन गुणों से संपन्न जो रचना होती है वह काव्य कहलाती है। क्योंकि काव्य के अंदर जो है चारुता है या उसके अंदर मतलब कि उसकी आकर्षण को बढ़ाता है या उसे रोचक बनाता है, वो क्या बनाते हैं? ये रस, अलंकार, छंद, यही इसे प्रभावशाली और रोचक और चारु बनाते हैं। तो इनसे युक्त जो वाक्य रचना होती है वह काव्य कहलाता है। उसके बाद जो मम्मट के बाद जो है आए राजशेखर। राजशेखर ने भामा से मिलती जुलती ही परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि शब्दार्थो वाक्यम काव्य, अर्थात शब्द अर्थ से युक्त वाक्य रचना क्या है? काव्य कहलाती है। जिसमें शब्द और अर्थ से युक्त जो वाक्य रचना होती है वह काव्य कहलाती है। उसके बाद आए विश्वनाथ। विश्वनाथ ने कह दिया कि रमणीय अर्थ प्रकट करने वाले जो वाक्य होते हैं काव्य कहलाते हैं। अर्थात रमणीय अर्थ अर्थात मन को हर लेने वाले शब्दों की जो रचना होती है, मन को प्रभावित करने वाली मनोहारी जो रचनाएं होती है वो काव्य कहलाती है। और ये मनोहारी और रमणीय अर्थ प्रकट करने वाली जो वाक्य रचना है वो किसके द्वारा बनती है? रस के प्रयोग से, अलंकारों के प्रयोग से, छंदों के प्रयोग से, गुणों के प्रयोग से क्या है? ये रमणीय अर्थ प्रकट होते हैं। हमने देखा है कि हम जब उपन्यास पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, उनमें थोड़ी सी उबासियत होती है। हम पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा उसमें हमारी रुचि भी नहीं रहती है। अगर वो नहीं लगता है, हमें रोचक नहीं लग रहा है कोई इस तरह का उपन्यास है। लेकिन कविताएं क्या होती हैं? वो हमारे मन को हर ही लेती हैं। कि उसकी जो शब्द की जो रचना होती है उसको जो गढ़ा जाता है वो इस तरह से गढ़ा जाता है कि व्यक्ति जो है उसको पढ़ कर के आनंदित हो उठता है।
उसको ये मन को तुरंत प्रभावित करती है। तो ये रमणीय अर्थ प्रकट कैसे होता है? गुण, अलंकार, छंद, रस, इनके प्रयोग से ही गुणयुक्त वाक्य रचना बनती है, जो काव्य कहलाती है। उसके बाद क्या है? पंडित राज जगन्नाथ है, उन्होंने क्या कहा है कि रसात्मक वाक्यम काव्य, अर्थात रस से युक्त जो वाक्य रचना होती है वह क्या कहलाती है? काव्य कहलाती है। जिस रचना के अंदर रसों का प्रयोग होता है, जैसे हम श्रृंगार रस की रचनाएं पढ़ते हैं, वीर रस के काव्य पढ़ते हैं, है ना। हमने रीतिकाल, भक्तिकाल और इन आधुनिक काल में भी हम इस तरह की रचनाएं पढ़ते हैं जो श्रृंगारिकता से आधारित हैं या फिर वीरता पर आधारित है, देश प्रेम पर आधारित है। तो ये जो इसके अंदर रसों का प्रयोग होता है, जैसे वीर रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, भक्ति रस हो गया, ठीक है। इन रसों के प्रयोग से क्या है? वाक्य क्या है? रसात्मक बन जाता है और वह क्या है? प्रभावित करता है, अर्थात रोचक हो जाता है, चारु हो जाता है। रसों का ही नहीं, उसके अंदर अलंकारों का भी समावेश हो जाता है और छंदों का भी समावेश हो जाता है। तो इनसे युक्त जो वाक्य रचना होती है वह काव्य कहलाती है। इस प्रकार हम काव्य लक्षण के अंतर्गत काव्य के लक्षणों को पढ़ते हैं। काव्य शास्त्र में जो इनके लक्षण निर्धारित किए गए हैं, जिसके आधार पर ही हम क्या है काव्य में अंतर कर पाते हैं कि यह महाकाव्य है, खंड काव्य है, चंपू काव्य है, लघु काव्य है, ठीक है। उसके लक्षणों के आधार पर ही हम अंतर करते हैं। और गद्य काव्य और पद्य काव्य में भी उनके लक्षणों के आधार पर ही हम उनमें अंतर करते हैं। तो काव्य का जो लक्षण निर्धारित करना है वह काव्य शास्त्र का सबसे बड़ा प्रयोजन है। और विभिन्न आचार्यों ने जो इनके ऊपर अपने विचार प्रकट किए थे वो मैंने आपको बताया। जैसे भामा ने क्या कहा, मम्मट ने क्या कहा है, इन्होंने राजशेखर ने क्या कहा है, विश्वनाथ ने क्या अपने विचार प्रकट किए हैं। तो इस प्रकार से इन आचार्यों ने अपने विचार काव्य लक्षण को लेकर प्रस्तुत